नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट के साथ जो हिस्ट्री है। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उससे ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और अगर इसको मान लीजिए आप एज ए रट्टा टाइप का पढ़ रहे हैं, चाहे एज ए एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको डायरेक्टली मतलब ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा ना। जैसे कि डायरेक्टली सिर्फ मुझे एग्जाम देना है, पास करना है, हिस्ट्री इसलिए मुझे पढ़ना है, तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि आप एज ए पढ़िएगा बस, तो इसमें क्या होता है कि बोर्डम फील होता है। तो अगर हिस्ट्री को पढ़ना है, तो हिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है। और हिस्ट्री में जाने के लिए क्या करना होता है, अपने माइंड सेट को इस तरह से बैठाना है कि आप उस युग में चले गए हैं। उस तरह से आप माइंड सेट को सेट करिए। उसमें इसमें क्या होता है कि आपको एक मूवी की तरह हिस्ट्री दिखती है। इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप जब हिस्ट्री का पढ़िएगा, जब आप मूवी की तरह एज ए आपके सामने वो पिक्चर होगा, आपके माइंड के सामने वो पिक्चर होगा, तो उसका पढ़ने का एक अलग ही मजा है। और साथ ही साथ जो उसमें फैक्ट जो याद होता है वो भी काफी अच्छी तरह से याद हो जाता है। जिस तरह हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में बहुत सारा ऐसा जो लाइन होता है, जैसे कि मान लीजिए हीरो का नाम क्या था, हीरो का जो हीरो जब उसके हीरो का फादर पिता का नाम क्या था, ये सब मान लीजिए एक फिल्म का फैक्ट होता है। क्या उसमें आप ध्यान के रटमतम याद करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसमें याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी चीज हम लोग पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली उसको देखते हैं, तो उसका फैक्ट तो आसानी से एकदम क्लियर हो जाता है। क्योंकि और जितना फैक्ट्स जो होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और अगर मेंस वगैरह के बारे बारे में बात किया जाए, तो वो होता है हमारे कॉन्सेप्ट में। तो ठीक है, तो चलिए टाइम पास ना करते हुए आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो हमारा क्लास है, ये हिस्ट्री का एकदम हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री किस तरह हिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ था, और हिस्ट्री बुक्स जो है उसका किस तरह, उसमें किस तरह उसको भाग किया गया था, उसके बारे में सारा हम पढ़ेंगे। फादर कौन थे, ये सारे के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टार्ट करने इस आज के क्लास के लिए। और आज का जो क्लास है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो है हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री के फादर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री के आखिर फादर कौन है। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को बोला जाता है। और हिस्ट्री जो है वो शुरुआत में तीन भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। वो था एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। इसमें क्या होता है, हिस्ट्री को तीन भाग में किया था, प्रोटो, प्री और हिस्टोरिक। जो प्री हिस्ट्री था वो उस समय इस तरह का हिस्ट्री था जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण उसका नहीं है। यानी कि उस समय में कोई भी चीज लिखा नहीं जाता था। यानी कि इससे में क्या हमें क्या पता चलता है कि जो उस जमाने के जो लोग थे, तो वो आदिवासी टाइप के थे। वो नहीं कि वो मतलब उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। जो बोले थे ना चिंपांजी टाइप में, उस जमाने के उस टाइप के लोग थे। उस समय किसी के पास उतना नॉलेज नहीं था, बस ह्यूमन बींग हो गए थे। ठीक है, नॉलेज नहीं था उनके पास, लिखित का कोई भी नॉलेज उस समय नहीं था। कोई भी चीज करना होता है था तो कोई ना कोई चीज का मदद लेके करते थे। ठीक है, और दूसरा जो प्रोटो हिस्ट्री था, प्रोटो हिस्ट्री में था कि थोड़ा सा नॉलेज लोगों के पास आ गया था। नॉलेज आ गया था और साथ ही साथ उनके पास बहुत सा एक लिखने का भी उनके पास कला आ गया था। लेकिन उस जो प्रोटो हिस्ट्री था, प्रोटो हिस्ट्री में लिखने का प्रमाण हमें क्या था, लिखने का तो दिख गया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है, यही समझ नहीं आ रहा था। और जो हिस्टोरिकल में था, हिस्टोरिकल में क्या लिखा गया, सब चीज हर चीज मतलब उसमें हमें देख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। ये था हमारा हिस्टोरिकल में। तो ये एक तीन भाग आपको देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्या याद हो गया, कंसेप्ट याद हो गया कि प्री हिस्ट्री जो था उसमें क्या हमें मिलना था, उसमें रिटन एविडेंस कोई पाया जाता था? नहीं पाया जाता था। रिटन एविडेंस किस में पाया गया था? प्रोटो हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस पाया गया था, लेकिन लिखित जो एविडेंस था वो पाया गया था, लेकिन उसमें क्या लिखा था ये पढ़ने लायक नहीं था। मतलब उसको पढ़ नहीं सकते थे, कौन सी भाषा में लिखा था ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। ये एक दूसरा हो गया। और किसमें हमें सारा कुछ एकदम, जिसमें किसमें लिखावटी भी था और किसको हम लोग पढ़ भी पा रहे थे, वो है हमारा हिस्टोरिकल। यहाँ पे एक देखिए कितना अच्छे से फैक्ट हमें याद हो गया। तीन प्रकार का जो था, ठीक है, एक में था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को एक स्टोन एज भी बोला जाता है। पता है, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज भी बोला जाता है। स्टोन एज क्यों बोला जाता है? अगर हिंदी में बोला जाए तो स्टोन एज को पाषाण या काल बोला जाता है। पाषाण हिंदी अर्थात स्टोन एज। स्टोन एज उस समय को इसलिए बोला जाता है कि उस समय व्यक्ति को, जो व्यक्ति थे, वो कोई भी काम अपना, जो कोई भी काम होता था वो पत्थर के माध्यम से करते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे कि ये हो गया,
घर का खाना ही हो गया, या फिर घर का खाना वो लोग कैसे करते थे, पत्थर से हथियार बनाते थे, पत्थर से हथियार से मान के लोगों को जानवर को मारते थे और जानवर को मार के खाते थे। यही देखिए मेन जो प्री हिस्ट्री था, प्री हिस्ट्री का मेन जो ऑब्जेक्टिव था लोगों का, सिर्फ मार के खाना ही था शुरुआत में। शुरू में देखिए शुरुआत में मार के बस वो लोग खाते थे, जैसे जैसे उन लोग में डेवलपमेंट आया गया और इसी डेवलपमेंट के कारण जो ये स्टोन एज है इसमें भी 3-4 प्रकार का किया गया, 4 प्रकार का किया गया। एक था पैलियोलिथिक एज, दूसरा हो गया हमारा मीसोलिथिक एज, और तीसरा हो गया नियोलिथिक, और एक हो गया ब्रोंज एज। जो पैलियोलिथिक एज था उसमें क्या हुआ, उसमें वो लोग क्या करते थे, जो स्टोन एज के लोग जो लोग थे उसमें क्या करते, वो लोग बस जानवर को मारते थे और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था जानवर के मार को खाना। ठीक है, ये पहला उनका था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उनमें डेवलपमेंट हो गया और डेवलपमेंट में क्या हुआ कि उन लोग का जो हथियार अब था ना, इसमें क्या हुआ, थोड़ा तो चालाक हो गए। उसमें क्या किए कि पहले तो कोई भी पत्थर लेके, बड़ा बड़ा पत्थर लेके उससे मार के जानवर को कर लेते थे। अब दूसरे वाले में थोड़ा सा उनका दिमाग आ गया, उसमें क्या किए वो लोग, अब हथियार को अपना छोटा छोटा कर लिए, यानी कि छोटा और नोकीला कर लिए। छोटा सा ही पत्थर लेके उसको नोकीला करके उसमें ला लिए, लकड़ी में बांध उनके, अब हथियार वो लोग करने लगे। इसमें थोड़ा सा उनका डेवलपमेंट माइंड का हो गया दूसरे स्टेज में। किसमें, मीसोलिथिक में। पैलियोलिथिक में क्या था कि पैलियोलिथिक में बस वो मारते थे, जैसे भी मार दे और खा जाए। दूसरा में थोड़ा माइंड चालाक हो गया तो क्या किए, थोड़ा अपने हथियार को छोटा कर लिए और साथ ही साथ जो उसको जहाँ हंटिंग जो करते थे बहुत ही स्मार्टली करते थे। दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा था नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में बहुत ही ज्यादा उनको लगभग उसमें उन लोग में चालाकी आ गया था। और इसी एज में वो जो लोग थे, जो स्टोन एज के लोग थे, वो ये सीख गए थे। क्या सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे। सबसे पहला बार खेती जो किए थे उसमें उन्होंने इसी समय किया था। ठीक है, और जिस तरह बोला जाए जो आग का बोलते हैं कि आखिर मान लीजिए जानवर बना जब मारते थे तो खाते कैसे थे, कच्चे खा जाते थे, पहले कच्चे ही खाते थे। लेकिन शुरुआत में क्या होता था, जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया कि जो फर्स्ट स्टेज था ना, पहला स्टेज में जो पैलियोलिथिक एज बोला जाता था, उस एज में ही लोग एक चीज और का इन्वेंशन कर लिए थे, वो था आग का खोज करना। उन्होंने उस स्टेज में, जो पहला स्टेज जो था उसमें आग का खोज वो लोग कर लिए थे। अगर सवाल आता है कि जो जो प्री हिस्ट्री के लोग थे वो आग का खोज, यानी डायरेक्टली बोला जाए तो कि कौन से काल में, कौन से हिस्ट्री में आग की खोज हुआ था, वो था हमारा प्री हिस्ट्री में। अब प्री हिस्ट्री की कौन से एज में, कौन से स्टोन एज में, वो था पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में आग की खोज हो गई थी। और जैसे जैसे वो लोग डेवलपमेंट हुआ, जो नियोलिथिक एज में गए, तो नियोलिथिक एज में खेती करने का भी उनमें अंदर कला आ गया। और जो सबसे पहला खेती जो किया गया था वो था जौ और गेहूं का खेती। सबसे पहला जौ और गेहूं का खेती किया गया था। वो भी कहाँ किया गया था पता है, वो एक पाकिस्तान में एक मेहरगढ़ नाम से एक जगह था, जिला था वहां का, उसी जगह पे सबसे पहला बार खेती को किया गया था। इसका एविडेंस वहां पे पाया गया था, जिसके कारण से ये उसमें लिखा हमें मिला था। वहां पे मतलब एविडेंस वहां पे मिला हमें। ठीक है, एविडेंस हमें मिला। और उसके बाद था जो ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ कि ब्रॉन्ज एज में तांबे का इस्तेमाल करना लोग सीख गए, यानी कि हर चीज को मतलब उसमें तांबा जो होता है, तांबा का भी उन लोग खोज करके किस तरह तांबा का पानी पीना चाहिए, जो भी कहो, उसमें उनका तांबा का इस्तेमाल करने वो लोग लगे। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा स्टोन एज। अब हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री जो था वो उस स्टेज में क्या था कि लिखने का जो था लोगों को कला आ गया था। इसके पहले वाला जो प्री हिस्ट्री में था, एक चीज था कि उसमें लोग आखिर करते क्या थे, किस तरह करते थे। अगर कोई चीज लिखना होता था, जिस तरह इसमें लिख लेते थे, उसमें क्या करते थे, उसमें स्ट्रक्चर बनाते थे पत्थरों के ऊपर ना, फोड़ फोड़ के टाइप के वो लोग स्ट्रक्चर बना देते थे। उस समय के लोगों को स्ट्रक्चर बनाने आता था, लेकिन लिखने नहीं आता था। और इस प्रोटोकाल में, प्रोटो हिस्ट्री में लोगों को लिखने आ गया था। और लिखने आ गया था, लेकिन क्या लिखने आ गया था उसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अगर सबसे पहला बार बोला जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का इसी युग में
उत्पत्ति हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या? देखिए जिस तरह के पहले के जो लोग थे, वहाँ के जो प्री हिस्ट्री के जो लोग थे, वो जंगल में ही कहीं भी घर द्वार कैसे जंगल झाड़ बना के रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो लोग थे वो इंटेलिजेंट होते गए, और जिस तरह वो लोग खेती करते थे, देखिए खेती करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? वो होता है पानी। और पानी अगर हमें सबसे अगर अच्छा कहीं मिलेगा तो वो नदियों के किनारे में होता है। और इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो ज्यादातर सभी नदियों के साथ में ही वहां पे जो सभ्यता थी बसी थी। जो सिविलाइजेशन थे, लोग थे उस समय, उसी घाटी के आसपास बसे, सभी नदी के आसपास ही लोग वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए। इसमें बहुत सारे नदी थे, जो सिंधु नदी, जो इंदस रिवर है, जो पाकिस्तान में जाती है, बहती हुई पाकिस्तान में जाती है, उसी रिवर के आसपास लोग सेटल हुए थे। और साथ ही साथ इसे इंदस रिवर के निकले बहुत से उसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जो उसके बहुत सारे उसके सहायक नदी होते हैं, जैसे कि उसका सहायक एक नदी था हमारा सतलज नदी है, या फिर चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, जो आज हमारा पंजाब में है। ठीक है, ये जितने नदियां थे, इसके आस पड़ोस में भी लोग बसना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों बस रहे थे? खेती के लिए, कि पहले कोई भी खोद, आराम से पानी का हर चीज का सुविधा मिलेगा, जिसके कारण बस एक जो लिविंग जो बायोडाइवर्सिटी वहां पे मतलब होता है, कि मतलब लोग वहां पे रह पाएंगे अच्छे से। यही फैक्ट है मैन, इसी कारण से लोग वहां नदी के किनारों पे बसना स्टार्ट कर दिए। और यही जो नदियों के किनारे लोग बस रहे हैं, जो नदी है सारा सिंधु घाटी से, जैसे ना तैसे सारा सिंधु इंदस रिवर से वो लोग सारे कनेक्ट हैं। ठीक है, एक चीज में कंफ्यूजन मत होइएगा, हिंदी में सिंधु कहते हैं, इंग्लिश में इंदस रिवर कहते हैं। ठीक है, तो जितने नदियां थे, सारे नदियां इंदस रिवर से कनेक्ट थे। और जितने नदियों के आसपास के जो लोग थे, जो बसे हुए थे, और वो सारे इंदस रिवर के बगल में भी जो लोग बसे थे, ये सारे को मिला के इंदस वैली सिविलाइजेशंस बोला जाता है। क्योंकि जैसे तैसे फाइनली जाके इंदस रिवर में ही ज्वाइंट हो रहे थे, इसी कारण सबको मिला के इंदस वैली सिविलाइजेशन को इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इंदस वैली सिविलाइजेशंस में इसमें क्या था कि इस सिचुएशन इसमें क्या हुआ था, लोगों का थोड़ा मेंटल था डेवलप हो गया था। इसमें बहुत सारे शहरीकरण को हमें देखने को मिला था, यानी कि टाउन को देखने को मिला था। बहुत से ऐसे जगह मिला था, एविडेंस हमें मिला, जहां पे दिखा कि शहर लोग, यानी कि लोगों के पास बहुत ऐसा दिमाग आ गया था, जिससे लोग टाउन अब बना रहे थे। काफी अच्छी हर चीज की फैसिलिटीज थी, ड्रेनेज का फैसिलिटीज हो गया, या फिर स्विमिंग पूल का हो गया, हर चीज का उस समय हमें मिल गया था। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, किस युग में, कौन से इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कहाँ कहाँ क्या क्या मिला था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर हम लोग जाएं, तो इंडस वैली में सबसे पहला जो मिला था वो था हड़प्पा। हड़प्पा का जो खोज था वो उन्होंने दयाराम साहनी जी थे, जब से पहली बार उसकी जो खुदाई किए थे तो उनको मिला था। देखिए होता क्या है ना कि ये सब जितने ये हुए उसमें कि ये मिलता कैसे है। शुरुआत में मान लीजिए ऐसे जमीन है, ठीक है, जमीन को मान लीजिए कोई अगर कोई घर बनाने जाता है तो नींव खोदता है। तो नींव जब खोदता है ना, जब, तो उसी वैसे ही दयाराम साहनी जी थे, कुछ बना रहे थे, चाहे जो भी कर रहे हो, उसमें खुदाई वो कर रहे थे। तो जब वो खुदाई किए तो उनको ईट टाइप में कुछ दिखा। जब ईट टाइप में दिखा तो उन्होंने क्या है भाई, जब थोड़ा सा और खोज देखे थे, बढ़ते गया, अब बढ़ते गया देखे और खड़ा किए कि ले ये तो एक कमरा बन गया, लगभग एक पूरा कमरा मिल गया। वैसे ही करते 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 पूरा एक शहर मिल गया। जो सबसे पहला मिला था वो था हड़प्पा। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा को जो था सर किन्होंने खोजा था? दयाराम साहनी जी ने। और इसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, इसमें ये जो था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो सबसे पहला बार जो दयाराम साहनी जी के किया गया था, वो रावी नदी के किनारे में किया गया था। ठीक है, रावी नदी के किनारे में हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा गया था। और ये जब खुदाई किया गया था ना, तो इसमें क्या क्या मिला था हमें? सबसे पहला इसमें मिला था ग्रेनरी मिला था। ग्रेनरी अर्थात हो गया कि एक रूम मिला था, अनाज घर जो बोलते हैं, अनाज घर मिलता है, वहां मिला था। और उसके बगल में एक वर्कर के रहने वाला रूम भी मिला था। और साथ ही साथ एक पोर्टर्स व्हील मिला था, यानी कि व्हील, यानी कि गाड़ी, माल गाड़ी ढोने वाला,
अनाज ढोने वाला गाड़ी मिला था वहां पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशंस में वहां पे जो लोग थे ग्रेनरी यहाँ पे अनाज बनाते थे, और अनाज का गोदाम वो था, अनाज रखते थे, अनाज के वहां बगल में एक लेबर रहता था, और साथ ही साथ एक गाड़ी थी, चक्का वाली जो गाड़ी थी, उससे वहां पे सामान का सप्लाई किया जाता था वहां से। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला था, इसमें एक ग्रेवयार्ड भी मिला था, एक RS-37 नाम से, RS-37 नाम से इसमें एक शमशान घाट भी मिला था, और साथ ही साथ हाथियों का इसमें कंकाल मिला था। हाथी यानी कि उस समय में भी हाथी थी। इससे ये पता चलता है कि अगर हमें पूछा जाए कि कौन से सिविलाइजेशंस में हाथी का एविडेंस मिला है, हाथी का कंकाल मिला है, वो है हमारा हड़प्पा में। ठीक है, और एक था स्वास्तिक स्टैंप, स्वास्तिक जो स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक का स्टैंप मिला था। यानी कि उस समय के लोगों को थोड़ा बहुत ये था कि स्टैंप का मतलब मारना स्टार्ट लोग कर दिए थे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट देखिए होता है, ये सब फैक्ट जो होता है वो यही सब होता है कि इस समय में क्या क्या मिला था। एक मान लीजिए हो गया हमारा ग्रेनरी मिला था, और साथ ही साथ कि हाथी का कंकाल का कहाँ मिला था, हमें इसी स्टेज में मिला था, और साथ ही साथ एक मूर्ति मिली थी, एक मातृ देवी नाम से, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, साथ ही साथ एक ओखली भी मिली थी इसी स्टेज में, जो जिसे हम लोग मोटर बोलते हैं इंग्लिश में, ओखली मिली थी, यानी लोग उस समय इसी स्टेज में। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो ये थे, जो कफिन्स थे, कफिन्स जिसमें डेड बॉडी रखा गया था, वो भी उस समय में मिले थे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या मिला था, हड़प्पा सिविलाइजेशंस में हाथी का कंकाल मिला था, एक ग्रेवयार्ड मिला था यानी शमशान घाट मिला था जो RS-37 नाम से था, बहुत सारे कफिन्स मिले थे, और अनाज घर मिला था, मोटर्स मिला था यानी कि ओखली मिला था, और अनाज के घर वाले के बगल में कहते हैं हमें पोटर व्हील मिला था, यानी कि माल ढोने वाला जो रेल जो गाड़ी होती है, जो पहिया होती है, वो मिली थी। ठीक है, ये सब हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशंस में मिला था। और उसके बाद क्या हुआ, चनहुदड़ो सिविलाइजेशन आया। चनहुदड़ो सिविलाइजेशन था वो गोपाल मजुमदार जी द्वारा किया गया था। जब गोपाल मजुमदार खुदाई कर रहे थे तो उनको वैसे ही मिल गया होगा। ठीक है, और ये जो है इंदस वैली के सामने, इंदस वैली रिवर के पास में रहे थे। इंदस के जो सिंधु नदी थी मेन, उसी के किनारे ये शहर बसा हुआ था। और इसमें ये जानते ये इस तरह का शहर था, इसमें ज्यादातर लेडीज लोगों का सजने वाला सामान मिला था, जैसे कि मान लीजिए नेल पॉलिश, पाउडर, लिपस्टिक, मेकअप आइटम्स, या फिर जो घड़ा मिला था एकदम पेंटेड घड़ा मिला था, और साथ ही साथ एक ऐसा पिक्चर मिला था, एक ऐसा मूर्ति मिला टाइप में मिला था जिसमें एक कुत्ता डॉग बिल्ली के पीछे भाग रहा था, यानी कि डॉग्स रन्स ऑन कैट, एक ऐसा टाइप का एविडेंस इसमें मिला था। तो इसमें हमें क्या एक पता चलता है कि जो है क्या होता है, चनहुदरो जो था ये एक व्यापारी टाइप में था, यानी कि लेडीसों लोग का इसमें ज्यादातर यहाँ पे इंटरफेयर था इस सिविलाइजेशंस में। जो चनहुदरो था, चनहुदरो का स्टेज था, और इसमें एक बहुत ही खास बात थी, जो चनहुदरो सिविलाइजेशन थी इसमें कोई बाउंड्री नहीं था। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें बाउंड्री नहीं था, वो था चनहुदड़ो में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भागता है। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आ जाता है। और कौन से स्टेज में ये भी हम आ जाता है कि डेकोरेटिव पेंटेड पॉट्स मिला था, यानी कि पेंटेड जो घड़ा, डिजाइन घड़ा मिला था, ये इसी स्टेज में मिला था। वोमेन्स लोगों का मेकअप का आइटम मिला था, वो इसी में मिला था। शीशा उसा टाइप का हो गया, मतलब शीशा तो शायद नहीं मिला था इसमें, कंघी भी नहीं मिला था, यही सब मिला था। पेंटेड पाउडर वाउडर मिला था, नेल पॉलिश वगैरह टाइप का उसका कुछ सिंबल इसमें मिला था। ठीक है, अब हम तीसरा आते हैं सिविलाइजेशंस में, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोहेंजोदारो सिविलाइजेशंस। मोहेंजोदारो एक बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर आप लोग फिल्म भी इसका देखे होंगे, मोहेंजोदारो। इसका मोहेंजोदारो नाम पता है कैसे चला? ये जो स्टेज था ना मोहेंजोदारो का, इसमें ना बहुत से लोग मरे हुए मिले थे। और किस तरह मरे हुए मिले थे, कोई इधर उधर कहीं बहुत सारे जगह पे लोग मरे हुए थे, कोई भी इधर उधर, मतलब उनका कोई परमानेंट ऐसे मान लीजिए शमशान घाट में जैसा रखा गया उस तरह इसमें नहीं मरे थे, खाली लाशों का टीला था। कैसे पता चला कि वो कंकाल इधर उधर मिला था, बहुत सारे इधर कंकाल उधर कंकाल, एकदम कंकालों का मौत का पूरा एकदम लोग
ढलाई बन गया था। इसी के कारण इसे मोती का टीला बोला गया। और इसी मोती का टीला, ये मीनिंग किसका है? मोहनजोदारो का। सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड बॉडी। मोहनजोदारो का मतलब माउंट ऑफ द डेड बॉडी, जिसे हिंदी में बोलेंगे मृतकों का टीला, मोहनजोदारो को बोला जाता था। अब मोहनजोदारो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शहर था, क्योंकि इसी शहर में इसको बोला, बहुत ही अच्छा इसमें डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि इसी में एक स्विमिंग पूल मिला था, जिसमें नॉर्थ और दो साइड साउथ साइड स्टेयर था, यानी कि सीढ़ी था। लोग साइड से एंटर करते थे और साथ ही उसके बगल में चेंजिंग का रूम बनाया गया था। हर तरह का मोहनजोदारो में इसमें मिला था। इससे क्या पता चलता था, लोग उस समय भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए थे मोहनजोदारो के समय। और इसमें देखिए और क्या क्या चीज मिला था हम बताते हैं। सबसे पहले इसका जो डिस्कवर जो खोजे थे वो थे हमारे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी इसको ढूंढे थे, ठीक है। और मोहनजोदारो में बहुत से डेड बॉडी मिला था, ये हम बता दिए हैं। मोहनजोदारो नेम इसके किस लिए पड़ा था, ये भी आपको हम बता दिए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इट इज द बिगेस्ट ग्रेनरी इन द इंडस सिविलाइजेशंस। जो इंडस सिविलाइजेशन था, इसमें सबसे जो बड़ा अनाज घर था वो इसी में सिविलाइजेशन में मिला था। सबसे बड़ा अनाज घर किस में मिला था, इसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि सबसे बड़ा अगर अनाज घर है वो किस सिविलाइजेशन में है, वो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में है, मोहनजोदारो में है, ठीक है। मोहनजोदारो में हमें मिला था, ठीक है। और स्विमिंग पूल किस में था, इसी में था। और साथ ही साथ साधु का एक पिक्चर, साधु का एक मूर्ति मिला था, यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे, मोहनजोदारो के समय के लोग थे, वो पूजा पाठ में काफी अच्छा ध्यान देते थे। इसी कारण वो साधु का भी बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान, मान सम्मान उनको देते थे। और साथ ही साथ उसमें बहुत लंबा लंबा रोड, बहुत लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी रोड मिली थी इसमें देखने के लिए, यानी कि बहुत ही अच्छा शहर था ये मोहनजोदारो। अगर ये भी आता है कि सबसे अच्छी चौड़ी लंबी रोड किसकी थी, तो मोहनजोदारो का था। कपड़ा उपड़ा हो गया, या फिर जितने डांसर का एक स्टेचू हो गया, एक डांसर का भी स्टेचू इसमें मिला था, ठीक है, डांसर का भी स्टेचू मिला था। ये सब इसमें मोहनजोदारो में मिला था, ठीक है। अब अगला में हम लोग आते हैं रोपड़। रोपड़ में, रोपड़ एक ऐसे ही था, उसमें क्या था, ये यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा ढूंढा गया था। इसमें ये सतलज रिवर के किनारे में बसा हुआ है, जो पंजाब में है। और इसमें एक चीज क्या बहुत ही स्ट्रेंज मिला था, इसमें जानवर का डेड बॉडी आदमी के साथ रखा गया था, मिला था। यानी कि एक आदमी था, उसके बगल में एक जानवर था। क्या इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार सती प्रथा होती थी, ठीक उसी प्रकार जब लोग मर जाते थे उस समय, तो उनके जो पेट थे, जो जानवर रहते थे उनके साथ, उसको उसमें रख दिया जाता था, रख के उनको गाड़ दिया जाता था इकट्ठे। इससे ये पता चलता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है कि अगर कोई एग्जाम में बहुत बार ऐसे आ जाता है कि कौन सा ऐसा जो सिविलाइजेशन था, कौन सा ऐसा युग था जिसमें जानवर को आदमी के साथ गाड़ा जाता था, वो था हमारा रोपड़ में, ठीक है। जानवरों के साथ रखा जाता था, जानवर मतलब आदमी को नहीं, जानवर को आदमी के साथ रख दिया जाता था, इस टाइप का था। जो भी हो, दोनों मतलब वैसा ही हो, हिस्ट्री में कोई गया तो है नहीं, ठीक है। अब तीसरा था बनवाली, ठीक है। बनवाली क्या था, बनवाली क्या था, ये डिस्कवर्ड बाय रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी इसको डिस्कवर किए थे। ये रंगोही नाम एक रिवर था, उसके किनार में ये शहर बसा हुआ था। और इसमें एक चीज था, बनवाली का एक चीज था कि बनवाली में एक बहुत ही खराब चीज नियम था, इसमें रोड सही नहीं था, जिग जैग रोड था, टेढ़ बेक रोड था। और इसमें साला ये जो बनवाली जो थे, रविंद्र सिंह जो थे, सही से नहीं किए थे। क्या हुआ था इसमें, ना ही सही से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, खुला खुला था, मतलब उतना दिमाग इसमें नहीं लगाया गया था, प्रॉपर कैनल सिस्टम नहीं था। और ये है जो बनवाली है, कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। अगला हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है प्रेजेंटली, अभी राजस्थान में। और ये जो था वो घग्गर नदी के सामने मिला था, घग्गर नदी के किनारे में। घग्गर नदी कहाँ है, राजस्थान में है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सरस्वती नदी के भी नाम से इसे जाना जाता है। और ये भी जाके फाइनली इंडस रिवर में ही ज्वाइंट हो जाता था, ठीक है। इसको जो थे वो बीके थापड़ और बीबी लर्जी इसको ढूंढे थे, ठीक है। इसमें क्या चीज मिला था, जुता हुआ खेत मिला था।
इसका इसमें क्या क्या मिला था अपने को, जुता हुआ खेत, यानी कि खेत एक था जो पहले से जुता हुआ था, और इसमें हवन मिला था, यज्ञ, जो यज्ञ होता था, यज्ञ का सामान मिला था, उस बहुत सारे होते थे। और एक चीज इसमें था कि चूड़ियां भी इसमें मिली थी। जो चूड़ी थी, अगर क्वेश्चन आता है कि चूड़ी कौन से में शहर में मिली थी, कौन से समय में मिली थी, वो था कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ, कौन से शहर में मिली थी, कालीबंगा में मिली थी, जो राजस्थान में है। और इसमें बहुत डिजाइन के ब्रिक्स मिले थे। और तीसरा अब हमारा हो गया, अगला हमारा जो है शहर है वो है ढोलावीरा। ढोलावीरा, ढोलावीरा गुजरात का एक जगह का नाम है। ढोलावीरा जो गुजरात में एक शहर का नाम है जो ढोलावीरा था। ये एक ऐसा जगह है जो सबसे बड़ा एरिया लेकर आता था। यानी कि अगर एरिया में बोला जाए सबसे बड़ा एरिया वो कौन है, ढोलावीरा। और सबसे बड़ा शहर अगर बोला जाए कौन है, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो सबसे बड़ा शहर में बोला जाता है, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे चौड़ी रास्ता बोला जाता है। और ढोलावीरा जो था वो सबसे बड़ा लैंड एरिया में था। और तीसरा हमारा हो गया सुटकोडा। सुटकोडा था, ये गुजरात में ये भी था। और इसमें क्या, घोड़े का एविडेंस मिला था। ठीक है, घोड़े का इसमें एविडेंस मिला था, और डेड बॉडी फाउंड इन द पॉट। और इसमें एक चीज और मिला था कि जो डेड बॉडी थी वो एक घड़े के अंदर मिल रहा था। जो बड़े बड़े घड़े नहीं होते हैं उसके अंदर डेड बॉडी पाया गया था इस सिविलाइजेशन इसमें, इस स्टेज में। और अगर उसका बाद हमारा था वो था हड्डियों का, घोड़े का हड्डी इसमें मिला था। और उसके बाद हमारा आ गया लोथल। लोथल एक ऐसा ही, जो जिस तरह ये सब सारा मोहनजोदारो सब है वैसे एक लोथल भी था। लोथल में क्या हुआ था, कपल ऑफ डेड बॉडी मिला था। क्या मिला था, कपल ऑफ डेड बॉडी। देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्टली मैं इंपॉर्टेंटली इसका मैं नोट्स बना लिया हूँ। इसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो चीज होता है यही होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंपॉर्टेंट डायरेक्टली बता रहे हैं। इससे डायरेक्टली अपने को डिजाइन पता चल जा रहा है, हमारे सामने आ जा रहा है किस सिचुएशंस में उस समय था। उस समय जो लोथल था उस समय कपल ऑफ डेड बॉडी पाया गया था। यानी कि इस तरह का डेड बॉडी, एक लेडीज और एक जेंट्स, इस टाइप का डेड बॉडी बोन्स जो कंकाल था वो मिले थे। इससे क्या पता चलता है कि उस समय हो सकता है सती प्रथा स्टार्ट हो गया हो, जिसमें मान लीजिए लोगों को गाड़ दिया जाता हो इकट्ठा, या फिर दूसरा कोई टाइप का। और इसमें स्टैंप मिला था फारस का, जो फारस देश थे, फारस देश के मिला था, स्टैंप मिला था। यानी कि पता क्या चलता है, फारस के लोग यहाँ पे आए थे। और उसके बाद हमारा जो शहर आता है वो है रंगपुर। रंगपुर में पेड़ी का खेत मिला था। पेड़ी यानी कि धान का खेती इसमें मिला गया था। जब सबसे पहला जो धान का खेती था वो कहाँ मिला गया था, वो था हमारा, कौन से उसको शहर बोलते थे, डेडलधुरा, इसी टाइप का कुछ था, मैं बताता हूँ, मैं ध्यान से भी निकल गया है। सबसे पहला धान का खेती वहीं पे मिला गया था। सबसे पहला गेहूं का खेती कहाँ मिला था, कौन से सिविलाइजेशंस में, प्री हिस्ट्री में ही मिला था। सबसे कौन सा जगह मिला था, मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ दो पर्वतों के बीच में था। एक था आपका, एक अपना था, क्या बोलते थे, हिमवान पर्वत ऐसा ऐसे ही था कुछ, मैं आपको बताता, इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, कौन दो कोई और पर्वत था इसमें, दो पर्वतों के बीच में था ये। ठीक है, भूल गए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अगला हमारा है लोथल। लोथल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोथल एक ऐसा टाइम था, क्योंकि लोथल के समय ना बिजनेस पे काफी ध्यान दिया जाता था। इससे लोथल में क्यों हमें पता चलता था कि बिजनेस में इसमें बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि इसमें जो लोथल का जो अक्सर जो जितने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, इसमें जितने जो मेन रोड था उसके बगल में जो घर थे वो रोड के सामने नहीं रहता था। गेट जो था वो या तो राइट साइड पीछे इस तरह का गेट रहते थे। इससे क्या पता चलता है, लोग डायरेक्ट इस तरह का बनाते थे कि बच्चे चाहे कोई भी हो डायरेक्ट रोड पे नहीं आएगा, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन जो लोथल था, लोथल में रोड जो था एकदम, जो गेट था मेन गेट एकदम रोड के सामने ही रखा गया था। इससे क्या पता चलता है कि ये एक शहर वाला मेन एरिया था। इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा बिजनेस लोग थे, व्यापारिक लोग रहते थे, जिससे क्या पता चलता है कि कोई भी सामान को, समय को ना नुकसान करते हुए इसमें डायरेक्टली रोड पे गाड़ी आएगा, तुरंत उस पर लोड होगा, तुरंत चला जाएगा, टाइम ना वेस्ट होने के लिए। ये था हमारा लोथल के। ठीक है, और लोथ इसमें था इन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट फॉर द राइटिंग एंड इट मींस द स्ट्रक्चर ड्राइंग विद द राइटिंग। मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन
आर एग्रीकल्चर एंड बिजनेस एंड विद द पर्शियन कंट्री। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, काम था, वो था दो चीज ही था। मेन जो वर्क था वो है एक एग्रीकल्चर और एक था बिजनेस, यही मेन दो चीज था। ठीक है, तो आज का जो हम क्लास रखते हैं इतना ही रखते हैं। अब आगे का बाकी का हम अगले दिन बात करेंगे। जो हमारा अब आएगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन था। येलो रिवर सिविलाइजेशन जो चाइना में पाया जाता है। ठीक है, यही आज का था। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।